Good morning. Today we are talking about management of patient in hospitals. This is Aslam Khan, HOD of Medical Surgical Nursing, Index Nursing College. So when we talk about management of patient in hospital, there are some policies, some protocols which is related to management of patient in hospital. So when a patient is in hospital, we should have so much concern about patient safety. So we have some safety policy in hospital, like there should be internal and external signposting. It should be bilingual. There should be no smoking policy. Installation of patient safety device and regular inspection, like grip bars, safety belts, etc. And there should be staff training. These are the few things which should be included in hospital safety program of patient. So as I said, internal and external signposting bilingual. यहाँ पर जैसे नो स्मोकिंग जोन होता है, फ्लैक्स लगे हुए रहने चाहिए, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में लगे हुए होने चाहिए, साइन होने चाहिए प्रॉपरली, नो स्मोकिंग पॉलिसी होनी चाहिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए ग्रेप बार्स, सेफ्टी बेल्ट्स ये होनी चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए सेफ्टी से रिलेटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंटरनल मैटर है, डिसास्टर आया, तब नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स को क्या करना है, आग लग गई है उस टाइम पे क्या करना है. इसके अलावा कोई नीडलिस्टिक इंजरी हो गई है तो उस टाइम पे नर्सिंग स्टाफ या हेल्थ वर्कर को सेफ्टी के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट में सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है. नेक्स्ट चीज़ है पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड ये पेशेंट को हार्म नहीं हो. यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ ए पेशेंट रहने चाहिए, जिसमें कलर बैंड होने चाहिए, पेशेंट्स के हाथ पे लगे हुए रहने चाहिए. इस कलर बैंड पे नेम ऑफ द पेशेंट लिखा हुआ रहना चाहिए और UHID नंबर होना चाहिए. UHID नंबर मीन्स यूनिक हॉस्पिटल आईडी नंबर जो होता है, जैसे IPD नंबर होता है उसी तरह से UHID नंबर भी होता है. इससे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि पेशेंट को ये पेशेंट ही है या रिलेटिव या अदर पर्सन नहीं है. ये आईडी बैंड कलर कोड भी अलग अलग रहते हैं, जैसे पीडियाट्रिक आईडी बैंड अलग कलर का रहेगा, पेशेंट जिसकी OT उसके लिए अलग रहेगा, और वनरेबल पेशेंट हैं उनके लिए अलग रहेगा आईडी बैंड. और वनरेबल पेशेंट कौन से, ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज ग्रुप है, ऐसे पेशेंट जो मेंटली या फिज़िकली डिसेबल्ड पेशेंट है, ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप हो गया. ऐसे पेशेंट बेडरिडन पेशेंट है, ये वनरेबल पेशेंट्स में गिने जाते हैं. So identification marks of patient, name of patient, it should include UHID number. Apart from this, while we are managing patient in hospital, there should be triage policy. So first we'll see what is triage. Triage is a process of sorting injured people into groups based on their need for a likely benefit from immediate medical treatment. Triage is used in hospital emergency rooms, on battlefields,
and at disaster sites when limited medical resources must be allocated. The evaluation and classification of casualties for purpose of treatment and evacuation. It consists of the immediate sorting of patient according to type and seriousness of injury and likelihood of survival, and the establishment of priority for treatment and evacuation to ensure medical care of the greatest benefit to the largest number. So ट्राइज पॉलिसी जो है इसमें हम सॉर्टिंग करते हैं प्रायोरिटीज़ वाइज, पेशेंट को क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ऐसे पेशेंट जिसको हम बचा सकते हैं और जो सीरियस है उनको हम फर्स्ट कैटेगरी में करते हैं। ट्राइज पॉलिसीज़ के ये बेनिफिट होते हैं कि एक तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाता है ऐसे पेशेंट जिनको बचाया जा सकता है या जिनको ज़रूरत होती है। इसके अलावा ट्राइज हॉस्पिटल के अलावा बैटल फील्ड में भी यूज़ होता है, जहाँ पर मेडिकल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, है ना। उस कंडीशन में जिनको बचा सकते हैं, जिस सोल्जर्स को, जिन पेशेंट को, उनको पहले बचाया जाता है। इसमें प्रायोरिटी वाइज इमीडिएटली पेशेंट को आइडेंटिफाई करके, क्लासिफाइड करके पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। ये मेनली लार्ज लेवल पर यूज़ होता है। सो ट्राइज इज़ very important here. Based on triage, we have categorized our patient in red, yellow and green and black. So we have 4 category. रेड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी जहाँ पर हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट को देना है, मोस्ट अर्जेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग शॉक है, हाइपोक्सिया है प्रेजेंट और इमीडिएट पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं अगर इमीडिएटली केयर दी गई तो। ऐसे पेशेंट्स ट्राइएजिंग में रेड में क्लासिफिकेशन करा जाता है। ऐसे पेशेंट जो कॉम्प्रोमाइज एयरवे है, ऐसे पेशेंट जिनका रेस्पिरेटरी अरेस्ट है और सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, SpO2 इसका लेस देन 90 है, पेशेंट जिनको कार्डियक अरेस्ट है, ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mm of Hg है, ट्रोमा पेशेंट हु इज़ अनरिस्पॉन्सिव और रिक्वायर इमीडिएट फ्लूइड रेसिस्टेशन, ओवरडोज विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 6, ऐसे पेशेंट जिनको सीवियर बेडिकार्डिया टेकिकार्डिया विद साइन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन, ऐसे पेशेंट जिनका चेस्ट पेन है, पेल हो रहे हैं, डायफोरेटिक है, ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 70 पल्पेबल है, ऐसे पेशेंट जिनमें एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुई है, ऐसे पेशेंट बेबी जो फ्लैसिड है, ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोग्लाइसीमिया है, जिनका मेंटल स्टेटस सही नहीं है। सो ये इस तरीके के पेशेंट रेड कैटेगरी में कैटेगराइज करे गए हैं ट्राइएजिंग में। सो रेड कैटेगरी इस मोस्ट अर्जेंट कैटेगरी है जहाँ पर हमें इमीडिएटली पेशेंट की केयर करनी है। अगर थोड़ी भी लेट हुई तो यहाँ पेशेंट की डेथ हो सकती है। सेकेंड कैटेगरी जो है ट्राइएजिंग की है, येलो है। येलो सेकेंड प्रायोरिटी है, अर्जेंट है, इंज्योर पेशेंट है जिनको सिस्टमेटिक इम्प्लीकेशन और इफेक्ट है, बट पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या शॉक और हाइपोक्सिया नहीं है, सिस्टमेटिक डिक्लाइन है उसमें, बट अगर प्रॉपर केयर दी गई तो पेशेंट बच जाएगा। एग्जाम्पल है येलो के, ऐसे पेशेंट डायग्नोसिस विथ स्टेबल ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया है, डिस्निया में नॉट बी प्रेजेंट, पेशेंट जिनको एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्यूट आर्टेरियल ऑकल्जन है, ऐसे पेशेंट जिनको फीवर और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, टेस्टिकुलर टॉर्सन है, एक्यूट रेनल फेलियर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, रूल आउट केस मेनिंजाइटिस के है, एक्यूट सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, ऐसे पेशेंट जिनको वॉमिटिंग है, डायरिया है, ऐसे पेशेंट जिनको एक्यूट अस्थमेटिक अटैक है, ऐसे पेशेंट जिनको प्लूरल एफ्यूजन है, ऐसे पेशेंट जिनको स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स है, ऐसे पेशेंट जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जिनको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई है ना,
इस तरीके की कैटेगरी को हमने येलो में रखा है। ये येलो कैटेगरी जो है पेशेंट सेकंड प्रायोरिटी में पेशेंट को देखना है। नेक्स्ट जो कैटेगरी थर्ड कैटेगरी है ट्राइजिंग में, ग्रीन कैटेगरी है, थर्ड प्रायोरिटी है, नॉन अर्जेंट है, इंजरीज आर लोकलाइज विथ और विदाउट सिस्टमिक इम्प्लीकेशन, with a minimum care patient generally does not deteriorate for up to several hours। यहाँ पेशेंट नॉन अर्जेंसी है, इंजूर तो हैं बट लोकलाइज्ड है, इमीडिएट सिस्टमिक इम्प्लीकेशन है। अगर थोड़ी बहुत केयर दी गई तो पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट नहीं होगी काफ़ी देर तक। फोर्थ ट्राइजिंग में है ब्लैक, ऐसे पेशेंट जो डेड हो चुके हैं। नो डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ इन ए मास कैजुअलिटी इंसिडेंट and any unresponsive patient who has no spontaneous ventilation or circulation is classified as dead। इस कैटेगरी को हमने ट्राइजिंग में रखा है, फोर्थ कैटेगरी में। नेक्स्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज इन्फॉर्म कंसर्ट। व्हाट इज कंसर्ट? फर्स्ट, कंसर्ट इज ए रिटन एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट from the patient or from relative side। Consent is very necessary, is very mandatory। What are the different kind of informed consent? That is procedure consent, जो किसी प्रोसीजर जैसे एंडोस्कोपी हो गई है, MRI है, उसके पहले पेशेंट से कंसर्ट लिया जाता है। सेकेंड है एनेस्थीसिया कंसर्ट, ये OT के अंदर एनेस्थीसिया देने से पहले कंसर्न लिया जाता है पेशेंट से। थर्ड इज सर्जिकल कंसर्न, प्री ऑपरेटिव एरियाज़ में बिफोर सर्जरी पेशेंट से या उसके रिलेटिव से कंसर्न लिया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कंसर्न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले पेशेंट से कंसर्न लिया जाता है। हाई रिस्क कंसर्न, ऐसे पेशेंट जिनको जान का खतरा है, ऐसे डिजीज़ के साथ पेशेंट जो एडमिट हुआ है जिसमें रिस्क है, हो सकती है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे प्रोसीजर के लिए पेशेंट के एडमिशन के लिए हाई रिस्क कंसर्न ज़रूरी रहता है। रेस्ट्रेंट कंसर्न, कई साइकेट्रिक पेशेंट रहते हैं, एग्रेसिव पेशेंट है, उनको केमिकल या फिज़िकल जो रेस्ट्रेंट करने के लिए कंसर्ट लिया जाता है। बिना पेशेंट के कंसर्ट लिए पेशेंट को रेस्ट्रेंट नहीं करा जा सकता। HIV कंसर्न थर्ड, जो HIV पेशेंट से कंसर्न लिया जाता है। अगर पेशेंट्स जिनको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चढ़ाया है, अगर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होती है तो हमें क्या करना चाहिए हॉस्पिटल में या वार्ड्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए हमने जो ब्लड चढ़ाया है पेशेंट में, तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हो रही है तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स साइंस होंगे। ये साइन एंड सिम्टम्स ब्रेडिकार्डिया के रूप में हो सकते हैं, टेकिकार्डिया के रूप में हो सकते हैं, फ्लैशिंग हो सकती है, पेशेंट को पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, पेशेंट को नोजिया हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो सकती है ना। सो ऐसे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है जिससे हमें पता लग सकता है। आर्टिकेरिया भी होता है पेशेंट को, उससे हमें पता लग सकता है कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हुई है। अगर इन्हीं साइन सिम्टम्स में कुछ पेशेंट को ब्लड चढ़ाने के बाद ट्रांसफ्यूज़न के बाद में हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स? सबसे पहले हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। इमीडिएटली हमें ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमें इमीडिएटली ब्लड लेके और यूरिन सैंपल पेशेंट का लेना चाहिए और लैब में भेजना चाहिए। एक फॉर्म आता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन फॉर्म, इमीडिएटली हमें उसे फिल करना चाहिए। सैंपल को ब्लड बैंक में हमें सैंपल और फॉर्म को हमें ब्लड बैंक में भेजना चाहिए और हमें इमीडिएटली बैग को ब्लड बैंक रिटर्न द ब्लड बैक टू द ब्लड बैंक, ये हमें करना चाहिए। ये एल्गोरिदम है, ये एक प्रोसीजर है। यूजुअली जब भी हम ब्लड चढ़ाते हैं मे बी कंपेटेबिलिटी हमें चेक करनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर जो टाइमिंग है 4 आवर्स के अंदर ब्लड चढ़ाते हैं ख़त्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारी पॉलिसी है पेशेंट से रिलेटेड, दैट इज़
रॉन्ग पेशेंट रॉन्ग साइट पॉलिसी। सो मिनिमम चीज़ें कुछ होनी चाहिए, कुछ एल्गोरिदम है, कुछ प्रोटोकॉल है, ये हमें फॉलो करने चाहिए। हमारी वजह से पेशेंट्स को हार्म नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स करना चाहिए। पेशेंट को कौन आइडेंटिफाई करेगा? जो मेन पर्सन है दैट इज़ रजिस्टर्ड नर्स, जो आइडेंटिफाई करेगी पेशेंट को। जब पेशेंट प्री ऑपरेटिव एरिया में अराइव करता है उस टाइम पर आइडेंटिफाई करना। पेशेंट प्रोसीजर रूम में या ऑपरेटिंग रूम में जा रहा है तो उस टाइम पे आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट ही है और कौन सी सर्जरी के लिए। पेशेंट रिकवरी रूम में जाता है तब भी रजिस्टर्ड नर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन इज़ अचीव्ड, एक बार हो जाता है तो हम क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पेशेंट से बात करनी चाहिए, उसका फर्स्ट और लास्ट नेम पूछना चाहिए। हमें इस डिटेल्स को कंपेयर करना चाहिए पेशेंट की केस शीट के साथ में। ऐसे पेशेंट जो नॉन रिस्पॉन्सिव है, जैसे इन्फेंट हो गया, कोमाटोस पेशेंट है, हमें फैमिली मेम्बर्स से पूछना चाहिए या सिग्निफिकेंट जो चीज़ें हैं उसको मैच करवाना चाहिए पेशेंट से। रिव्यूइंग द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, ये हमें करना चाहिए। कंपेयरिंग दिस फाइंडिंग विद द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि रॉन्ग पेशेंट नहीं हो। नेक्स्ट, सर्जिकल साइट मार्किंग। Where practical, the surgical incision site or area will be marked. When procedure involve right, left distinction, multiple structures used as a fingers and toes and levels as in spinal procedures, the area will be marked using a permanent marker for the correct site. So ये सर्जिकल साइट मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है ना। सो रॉन्ग पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं, रॉन्ग पार्ट की सर्जरी कर सकते हैं। सो सर्जिकल साइट मार्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द हॉस्पिटल, दैट इज असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट पॉलिसी। इनिशियल असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को जैसे ही हम रिसीव करते हैं, अगर हमारा असेसमेंट प्रॉपरली है तो पेशेंट्स की रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट्स को अटेंड जल्दी करते हैं, प्रायोरिटी वाइज पेशेंट अटेंड होता है और एक ओवरऑल पेशेंट का एग्जामिनेशन हो पाता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट्स, जैसे CMO इनिशियल असेसमेंट, डॉक्टर इनिशियल असेसमेंट, नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड फिजियोथेरेपी असेसमेंट। CMO इनिशियल असेसमेंट ये कैजुअल्टी में होता है, जहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में उसका असेसमेंट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको चेक करते हैं। देन ये ट्रांसफ़र होता है डॉक्टर्स के द्वारा, डॉक्टर्स इनिशियल असेसमेंट स्टार्ट होता है। ये स्पेशलिटी वाइज इनिशियल असेसमेंट होता है। नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर नर्सेस जो हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं, वो हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट के वाइटल्स लेते हैं और पेशेंट को क्या दिक्कत है या नहीं है ये आइडेंटिफाई होता है। न्यूट्रिशन असेसमेंट न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा होता है, जो बेस्ड ऑन फिजिकल कंडीशन, बेस्ड ऑन पेशेंट डायग्नोसिस, बेस्ड ऑन डिजीज़ कंडीशन, पेशेंट के न्यूट्रिशन नीड को ध्यान में रख के पेशेंट्स का जो है खाने पीने का डाटा बनाते हैं, क्या खाना है उन्हें, वो मेन्यू प्लान बनाते हैं। फिजियोथेरेपी असेसमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। यहाँ पर पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन के द्वारा के हिसाब से पेशेंट को एक्सरसाइज बताई जाएगी, रेंज ऑफ मोशन बताया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट? ए ड्यूली रजिस्टर्ड एंड क्रेडेंशियल्ड डॉक्टर शेल डॉक्यूमेंट पेशेंट असेसमेंट विद इन डिफाइंड फ्रेमवर्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिफाइंड फ्रेमवर्क के अंदर जो है डॉक्टर्स को असेसमेंट करना है। जितना जल्दी करेंगे पेशेंट का असेसमेंट, पेशेंट का में इम्प्रूवमेंट उतना जल्दी होगा। नेक्स्ट, द नर्सिंग असेसमेंट शैल बी परफॉर्म एंड डॉक्यूमेंट इन द पेशेंट रिकॉर्ड विद इन 24 आवर्स एडमिशन। एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट आता है, रिसीव होता है वार्ड में या कैजुअलिटीज़ में, इमीडिएटली नर्सिंग स्टाफ को इनिशियल असेसमेंट करना है और इसको अगर डॉक्यूमेंटेड है 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए।
Continuous reassessment shall be documented throughout the patient medical record. Reassessment of patient shall be performed at a regular interval in the course of care by medical and nursing staff. Reassessment बहुत important है ना. Next, reassessment shall be performed to determine a patient responsiveness to care treatment. This is also very important. Reassessment shall take place when there is a significant change in a patient condition or a change in diagnosis. Nursing staff shall reassess the patient at least once in every shift. Medical staff shall reassess patient at least once daily. More frequent reassessment shall be done by both nurses and doctor as per as the clinical condition of the patient. So frequency, there should be determination of frequency of assessment. Assessment is very, very important here. Without assessment, we cannot start any kind of treatment in the patient. Next policy, that is related to vulnerable patient care policy. So before move to the topic, we must know what is vulnerable patient. ऐसा एज ग्रुप जो डिपेंडेंट है फिजिकली मेंटली, है ना, फिजिकली और मेंटली चैलेंज पेशेंट, और एज ओल्ड एज ग्रुप दैट इज एन वल्नरेबल एज ग्रुप, मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन, पीडियाट्रिक एज ग्रुप, दीज आर द वल्नरेबल पेशेंट्स. वल्नरेबल पेशेंट को स्पेशल कंसर्न रखना है, उनके ऊपर स्पेशली फोकस करना है नर्सेस, डॉक्टर और हेल्थ केयर को, क्योंकि ये पेशेंट टोटली डिपेंडेंट पेशेंट है, ये केयर के लिए डिपेंड रहते हैं. सो इनके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी है. हमें व्हील चेयर और स्ट्रेचर जो सेफ्टी बेल्ट के साथ अवेलेबल है विद इन द हॉस्पिटल में, ये हमें प्रोवाइड कराने हैं और ये होने चाहिए. फॉर चिल्ड्रन, डिसेबल एंड एल्डर पेशेंट एवर पॉसिबल अरेंजमेंट इज़ मेड फॉर बेड ड्रिल्स. ऐसे पेशेंट जो वार्ड में एडमिट हैं, क्रिटिकल एरिया में हैं और एज ग्रुप वल्नरेबल है, उनके चांसेस रहते हैं इंजरी के, वो फॉलिंग इंजरी हो सकती है उनमें बेड से. इसके लिए हमें बेड साइड ड्रिल्स बहुत ज़रूरी है. वॉशरूम एरिया जो विद ग्रैब बार्स आर डिज़ाइन मेनली फॉर द डिसेबल एंड एज्ड पीपल. वॉशरूम विद ग्रैब बार आर डिज़ाइन मेनली फॉर द डिसेबल एंड एज्ड पीपल. ये इम्पोर्टेंट है ताकि पेशेंट्स को, डिपेंडेंट पेशेंट है वो, उनमें स्लीपी फॉल होने के चांसेस कम हो और उनको सपोर्ट मिले. इन रजिस्ट्रेशन काउंटर, सीनियर सिटीजन फिजिकली हैंडीकैप आर गिवन प्रायोरिटी. ऐसे पेशेंट जो डिपेंडेंट है, वल्नरेबल पेशेंट है, हैंडीकैप पेशेंट है, फिजिकल मेंटली है, हैंडीकैप है, ऐसे पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी में देखिए जाए, है ना, और रजिस्ट्रेशन इनका जल्दी से जल्दी हो. ऐसे पेशेंट, वल्नरेबल पेशेंट जब ये वार्ड से शिफ्ट हो रहे हैं इन या किसी इन्वेस्टिगेशन के जा रहे हैं, ऐसे पेशेंट के साथ में, वल्नरेबल पेशेंट के साथ में नर्सिंग स्टाफ अकम्पनी करे, है ना. फीमेल पेशेंट आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद फीमेल स्टाफ, वार्ड लेडी फॉर असिस्टेंस. ऐसे पेशेंट जो फीमेल हैं उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमें उनके साथ फीमेल अटेंडर या वार्ड लेडी भेजना है. मोर फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ सच केसेस. ऐसे पेशेंट जो वल्नरेबल है, इनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग इंक्रीज रहनी चाहिए. Staff are trained to recognize vulnerable patients. They are aware of the issue that commonly occur while handling vulnerable patients. स्टाफ, डॉक्टर हो, हेल्थ वर्कर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सभी को वल्नरेबल एज ग्रुप, वल्नरेबल पेशेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए वल्नरेबल पेशेंट की क्या नीड होती है, क्या उनकी प्रॉब्लम होती है, क्या फेस करते हैं. तो ऐसे चीज़ों को हैंडल करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, सारे स्टाफ ट्रेन रहना चाहिए. Next important is incidents and its reporting. So we have, for example, needle-stick injury होती है तो हमें क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, needle-stick injury नहीं होनी चाहिए. इट्स वेरी हार्मफुल, स्पेशली पेशेंट विद यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है तो यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर ऐसा होता है, किसी शार्प इंजरी होती है नीडल से या फिर सीजर से, एनीथिंग, हमें ब्लीड इट करना है, वॉश इट करना है, कवर इट करना है एंड रिपोर्ट इट करना है. अब देयर शुड बी 3 रिपोर्टिंग फॉर्म, 3 फॉर्म्स फॉर मेंशनिंग इवेंट्स एंड इंसिडेंट. फर्स्ट वन इज needle-stick इंजरी फॉर्म. अगर needle-stick इंजरी होता है तो needle-stick इंजरी फॉर्म फिल करना है और रिपोर्ट इट टू इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को इमीडिएटली करना है.
सेकेंड, एडवर्स रिएक्शन फॉर्म। अगर एडवर्स रिएक्शन होती है हमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करना है इमीडिएटली। नेक्स्ट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म। नियर मिस या सेंटिनल इवेंट है, एडवर्स इवेंट है, रिपोर्टेड टू द क्वालिटी डिपार्टमेंट। ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज सेंटिनल इवेंट पॉलिसी। सेंटिनल इवेंट पॉलिसी, what is that? Is a relatively infrequent unexpected incident related to system or process deficiency which leads to death or major or enduring loss of function for a recipient of a healthcare services. The impairment lasts for a minimum period of 2 weeks and is not related to an underlying condition. So sentinel event जो frequently नहीं होती है, unexpected होती है, ये सिस्टम और प्रोसेस डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है पेशेंट की, या मेजर इंसिडेंट हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है। टाइप ऑफ सेंटिनल इवेंट्स मेनली डिवाइड है सर्जिकल इवेंट्स, डिवाइस और प्रोडक्ट्स इवेंट्स, पेशेंट प्रोटेक्टेड इवेंट्स, इन्वायरमेंटल इवेंट्स, केयर मैनेजमेंट इवेंट्स, क्रिमिनल इवेंट्स। फर्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल इवेंट्स विद एग्जांपल। सर्जिकल इवेंट्स जो सेंटिनल इवेंट में है, जैसे रॉन्ग बॉडी पार्ट है उसको सर्जरी कर दी गई, रॉन्ग पेशेंट की जगह दूसरा पेशेंट्स को मेडिकेशन दे दिया, कोई ए की जगह बी पेशेंट को प्रोसीजर कर दिए, कोई सर्जरी के दौरान कोई इंस्ट्रूमेंट रिटेंड हो गया, सर्जरी की डेथ ड्यूरिंग द प्रोसीजर हो गया, एनेस्थीसिया रिवेल इवेंट्स है, ये सारे सर्जिकल इवेंट्स में आता है। नेक्स्ट सेंटिनल इवेंट है डिवाइस और प्रोडक्ट्स इवेंट्स। कंटामिनेट ड्रग्स और डिवाइस जो पेशेंट को दी गई थी अनइंटेंडेड यूज़ हुआ है, ब्रेक डाउन और फेलियर हुआ है, ये सब डिवाइस और प्रोडक्ट इवेंट्स है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट जो वेंटिलेटर पे था, वेंटिलेटर लाइट जाने की वजह से ख़राब हो गया या वेंटिलेटर ख़राब हो गया जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी या कार्डियोवैस्कुलर फेलियर हुआ, कार्डियक फेलियर होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। पेशेंट प्रोटेक्शन इवेंट्स जैसे इन्फेंट डिस्चार्ज है, डेवलपमेंट है, सुसाइड है, अटेम्प्ट सुसाइड है, सेल्फ हार्म है, इंटेंशनल इंजरी है, नोजोकोमल इन्फेक्शन है, मेडिकल केस है, ये पेशेंट प्रोटेक्शन इवेंट्स में है। यहाँ पर ये सेंटिनल इवेंट्स के एग्जांपल है। इन्वायरमेंटल इवेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम की वजह से बर्न हुआ है, पेशेंट स्लिप हो गए, ट्रिप की वजह से ट्रिप हुआ है, फॉल हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक हुआ है, यूज़ ऑफ रेस्टोरेंट एंड बैटल नहीं हुआ है, इसकी वजह से पेशेंट गिर गया है, तो ये इन्वायरमेंटल इवेंट्स में आएगा। केयर मैनेजमेंट में इवेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लगाया है, प्रॉपरली नहीं लगाया, बी कंप्लीट नहीं करी, इसकी वजह से हीमोलाइटिक रिएक्शन हुई है, मैटरनल डेथ हुई है, मेडिकेशन एरर, डिले इन रिस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन या असेसमेंट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केयर मैनेजमेंट इवेंट्स। नेक्स्ट सेंटिनल इवेंट्स, क्रिमिनल इवेंट्स, impersonation, abduction, sexual assault, physical assault on the group of healthcare facility. These are the example of criminal events. Some example of sentinel events are wrong surgery or wrong part, adverse drug reaction, mismatched blood transfusion, gangrene of the limb of the baby, aspiration pneumonia, bed sore, hospital acquired infection, fall of bed and idiopathic injury. These are the few example of sentinel event. Next we will talk about the near miss. What is near miss? A near miss is a unplanned event that did not result in injury, illness or damage but had the potential to do so. Error that did not result in patient harm but could have can be categorized as a near miss. So near miss event जो है वो unplanned है, unintentional है, जिसकी वजह से कोई सीरियस इंजरी, ट्रॉमा या इलनेस या डैमेज नहीं हुआ बट हो सकता था बट नहीं हुआ। फ्यू एग्जांपल है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब IV टिटनेस इंस्टेड ऑफ IM, नर्स चेक एंड डज नॉट गिव इट। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ नियर मिस। सो यूनिफॉर्म, नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म केयर पॉलिसी. This policy start from admission and end till patient discharge. OPD facility, lab facility, OT facility, diagnostic, nursing, dietary services, etc. are uniformly given to all patients irrespective of category wards. Our protocols are uniformly given in the same manner to all patients irrespective to the category status. Patient with the same health problem and care needs have right to receive the same quality of care throughout the organization. So this is the uniform care policy irrespective of caste and creed. All the patients should get it, all kind of care
and scope of service in the hospital. So thank you so much. So this is regarding management of patient in hospital. Thank you.